ईगो लिफ्टिंग, ये वो फिनोमेना है जब लोग अपनी एक्चुअल कैपेसिटी से ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि जिम में अच्छा दिख जाए या फिर मसल्स थोड़ी पंप हो जाएं या फिर जल्दी रिजल्ट्स मिल जाए। सबसे कॉमन मिस्टेक है नीज का अंदर की तरफ गिरना, यानी कि वैल्गस कोलैप्स। बहुत सारे पेशेंट्स जो मैं नी पेन के लिए देखता हूं, उनका नी पेन ट्रिगर होता है या बढ़ जाता है बिकॉज दे डिड अ स्क्वाटिंग सेशन इन द जिम। तो हेवी वेट्स आर अ प्रॉब्लम फॉर योर जॉइंट्स, दे आर अ प्रॉब्लम फॉर योर मसल्स एंड दे आर अ प्रॉब्लम फॉर योर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं। ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि जिम में जो लोग सबसे ज्यादा इंजरी के साथ मेरे पास आते हैं वो बिगिनर नहीं होते, वो वही लोग हैं जो रेगुलरली वर्कआउट करते हैं सालों से। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो गलत तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं और उनका कार्टिलेज, उनके लिगामेंट्स, उनके जॉइंट्स साइलेंटली डैमेज हो रहे हैं धीरे धीरे। और आज हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो आप शायद हर जिम सेशन में कर रहे हैं और जो आगे चलकर आपके जॉइंट्स को सीरियसली डैमेज कर सकता है। चलते हैं पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक पे, वार्म अप स्किप करना। मैं जानता हूं जिम में टाइम कम होता है, लोग डायरेक्टली वेट रैक पे जंप करते हैं, बट ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है। जब आप कोल्ड, सोर और इनएक्टिव मसल्स के साथ हैवी लोड उठाते हैं, आपके जोड़ों का साइनोवियल फ्लूइड जो आपके जॉइंट्स का नेचुरल लुब्रिकेंट है, उसे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होने का टाइम ही नहीं मिलता। साइनोवियल फ्लूइड का काम जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करना है। स्टडीज ने कंफर्म किया है कि एडिक्वेट वार्म अप से मसल्स तो एक्टिव होती हैं, पर साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी भी इंप्रूव हो जाती है और कार्टिलेज पे कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। कार्टिलेज एक एवैस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए कार्टिलेज को हम रीजनरेट नहीं कर पाते। ये साइनोवियल फ्लूइड से ही न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है। तो अगर आप साइनोवियल फ्लूइड को प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं करोगे वार्म अप के थ्रू, तो आप एसेंशियली अपनी कार्टिलेज को न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड स्टेट में ही स्ट्रेस दिए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल फिक्स सिंपल है, पहले 8 से 10 मिनट लो इंटेंसिटी मूवमेंट, लाइट कार्डियो या डायनामिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग कोल्ड मसल्स पे मत करो। रिसर्च दिखाती है कि कोल्ड मसल्स पे स्टैटिक स्ट्रेचिंग से मसल फाइबर पर माइक्रो टीयर्स आ सकते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस। अब बात करते हैं एक ऐसी मिस्टेक की जो मुझे ऑपरेशन टेबल पे बहुत ज्यादा दिखती है, ईगो लिफ्टिंग। ये वो फिनोमेना है जब लोग अपनी एक्चुअल कैपेसिटी से ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि जिम में अच्छा दिख जाए या फिर मसल्स थोड़ी पंप हो जाएं या फिर जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएं। जब लोड आपकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी से ज्यादा होता है, कॉम्पनसेटरी मूवमेंट पैटर्न्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये आप कॉन्शियसली नहीं करते, ये सब सबकॉन्शियसली होता है। आपकी बॉडी चीटिंग करती है। नीज केव इन करते हैं स्क्वाट में, लोअर बैक राउंड होती है हैवी डेडलिफ्ट में, शोल्डर्स श्रग अप होते हैं प्रेसिंग मूवमेंट्स में जब वेट आपकी कैपेसिटी से ज्यादा होता है। ये सब जॉइंट्स के लिए मिसमैच्ड पोजीशंस क्रिएट करते हैं जहां फोर्सेस अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है और आर्टिकुलर सरफेस पे एक्स्ट्रा लोड आता है। कई बारी लिगामेंट या मेनिस्कस टियर भी हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर नी अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कुछ एरियाज पर एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगता है, कुछ एरियाज पर कम लोड पड़ने लगता है। टाइम के साथ बोन उस प्रेशर के हिसाब से अपना शेप और डेंसिटी चेंज कर लेती है। इसे सबकॉन्ड्रल बोन रिमॉडलिंग भी बोलते हैं। ये बोन का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। प्रॉब्लम ये है कि ये चेंजेस हेल्दी नहीं होते। इस वजह से जॉइंट धीरे धीरे वेयर आउट होने लगता है और आगे चल के ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेनिस्कल टियर, एसीएल इंजरी का रिस्क बढ़ने लगता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है मसल इंजरी एंड टेंडन इंजरी। बहुत सारे लोग ईगो लिफ्टिंग या फिर एज बढ़ने के साथ वेट कम नहीं करते। इस वजह से बहुत सारे लोगों की चेस्ट मसल, जिसको हम पेक मेजर कहते हैं, उसमें टियर हो जाता है। बहुत सारे लोगों को बाइसेप्स में टियर हो जाता है। डिस्टल बाइसेप्स टियर इज वेरी कॉमन इन पीपल हु आर एजिंग 45, 46, 47 ईयर ओल्ड जो हैवी वेट्स करते हैं। बहुत कॉमनली वो हमारे पास डिस्टल बाइसेप्स रप्चर के साथ आते हैं। तो हैवी वेट्स आर अ प्रॉब्लम फॉर योर जॉइंट्स, दे आर अ प्रॉब्लम फॉर योर मसल्स एंड दे आर अ प्रॉब्लम फॉर योर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। थर्ड पॉइंट है जहां मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न होता है एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। लोग पेन को पुश करते हैं। ये नो पेन नो गेन वाली मेंटालिटी सीरियसली आउटडेटेड है और मेडिकली स्पीकिंग डेंजरस भी है। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन मसल फटीग, जिसे आप फील करते हैं मसल में ड्यूरिंग अ हार्ड सेट, और जॉइंट पेन जो शार्प, क्लिकिंग, ग्राइंडिंग या परसिस्टेंट होती है। जॉइंट पेन एक सिग्नल है, आपकी बॉडी बोल रही है कुछ बायोमैकेनिकली रॉन्ग हो रहा है। जब आप इस सिग्नल को इग्नोर करते हो और कंटिन्यू करते हो तो आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज टिश्यू पे रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हो। कार्टिलेज डैमेज क्यूमुलेटिव होता है। एक बार डैमेज हो जाता है
तो रिपेयर एक्सट्रीमली स्लो, डिलेड और बहुत बार इनकम्प्लीट होता है। कुछ कॉमन लोकेशंस जहां मैं देखता हूं, जैसे नी जॉइंट में मिनिस्कल इरिटेशन जो स्क्वाट या लंज में वर्सन होती है, शोल्डर में लेबरल स्ट्रेस जो ओवरहेड प्रेस या डीप बेंच प्रेस में डेवलप होता है, और एल्बो में लेटरल एपिकोंडाइल स्ट्रेस जो पुलिंग मूवमेंट्स में वर्सन होता है। मेरी एडवाइस ये है कि अगर पेन 3 आउट ऑफ 10 से ज्यादा हो और कंसिस्टेंटली एक मूवमेंट में रिप्रोड्यूस हो तो वेट कम करो, एक्सरसाइज कम करो और असेस कराओ। फोर्थ, स्किपिंग रिकवरी एंड ओवर ट्रेनिंग। जिम में ग्रोथ तब नहीं होती जब आप ट्रेन करते रहते हो, ग्रोथ तब होती है जब आप रिकवर करते हो और रेस्ट करते हो, एंड इसीलिए वूप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, जॉइंट्स भी रिकवर करते हैं। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम को मेडिकल लिटरेचर में वेल डॉक्यूमेंट किया गया है। जब आप सेम जॉइंट को विदाउट एडिक्वेट रेस्ट रिपीटेडली लोड करते रहते हो, आप रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज इनवाइट कर रहे हो। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स फुट में या फिर टिबिया पे, टेंडिनोपैथीज जैसे कि एल्बो पे, नी पे, बर्साइटिस, ये सब ओवर ट्रेनिंग से होता है। कार्टिलेज रिपेयर जॉइंट्स में नेचुरली बहुत स्लो होता है। कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स, जिसे कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, बहुत लिमिटेड रिपेयर करते हैं। इसलिए अगर कार्टिलेज एक बार डैमेज हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता और टाइम के साथ वर्सन भी हो सकता है। इसी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने लगता है। प्रॉपर रिकवरी का मतलब है कि सेम मसल ग्रुप को एटलीस्ट 48 आवर्स तक अगेन ट्रेन मत करो। स्लीप को प्लीज प्रायोरिटाइज करो, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन स्लीप के दौरान ही रिलीज होता है। टिश्यू रिपेयर में और गेन्स में ये हेल्प करता है। और एक्टिव रिकवरी इनकॉर्पोरेट करो, जैसे स्विमिंग, लाइट वॉक्स, ब्रिस्क वॉक्स, पिकल बॉल। ये सब साइनोवियल फ्लूइड सर्कुलेशन को प्रमोट करते हैं विदाउट गिविंग हाई कंप्रेसिव लोड्स। अब हम जाते हैं स्पेसिफिक एक्सरसाइज की तरफ, स्टार्टिंग विद स्क्वाट्स। सबसे कॉमन मिस्टेक है नीज का अंदर की तरफ गिरना, यानी कि वैल्गस कोलैप्स। जब ऐसा होता है तो नी कैप यानी कि पटेला सही ट्रैक नहीं करती और नी जॉइंट पे अनइवन प्रेशर पड़ने लगता है। टाइम के साथ ये पटेलोफेमोरल पेन, एंटीरियर नी पेन या कॉन्ड्रोमलेशिया जैसे सिम्टम्स कॉज कर सकता है और कार्टिलेज वियर भी बढ़ सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो मैं नी पेन के लिए देखता हूं, उनका नी पेन ट्रिगर होता है या बढ़ जाता है बिकॉज दे डिड अ स्क्वाटिंग सेशन इन द जिम। सेकंड है डेडलिफ्ट। अगर आप लोअर बैक को राउंड करके वेट उठाते हो तो स्पाइन के डिस्क्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। ये स्पेशली लोअर बैक जैसे कि L4, L5, L5S1 डिस्क्स को अफेक्ट करता है और डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क का रिस्क बढ़ाता है। डेडलिफ्ट एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, आपको करनी चाहिए, बट यू हैव टू इंश्योर कि आपका वेट ज्यादा ना हो और आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक हो। ओवरहेड प्रेस। अगर आप शोल्डर्स को अंदर घुमा के यानी कि इंटरनल रोटेट करके और नेक फॉरवर्ड करके प्रेस करते हो तो शोल्डर के अंदर स्पेस कम हो जाती है, इंपिंजमेंट कॉज होता है। इससे रोटेटर कफ टेंडन्स भी कंप्रेस होते हैं और शोल्डर इंपिंजमेंट जैसी कंप्लेंट्स भी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे पास शोल्डर पेन के लिए आते हैं, उनका पेन आफ्टर अ शोल्डर सेशन इन द जिम बढ़ता है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। सिंपल टेक अवे, गलत फॉर्म शॉर्ट टर्म में मैनेजेबल लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इंजरी का सीड होता है। इसलिए प्लीज फॉर्म पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, वेट जल्दी मत बढ़ाओ और आज से अपनी फॉर्म करेक्ट करो। स्क्वाट में फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट, टोज स्लाइटली आउट, एक्टिव नी पुश करो ओवर द लिटिल टो डायरेक्शन, अंदर मत गिरने दो। डेडलिफ्ट में न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन करो, चेस्ट प्राउड करो, लैटरल मसल्स एंगेज करो बिफोर द लिफ्ट। ओवरहेड प्रेस में स्कैपुलर रिट्रैक्शन इंश्योर करो और जितना आप अपने कोर को यूज करोगे कंपाउंड मूवमेंट्स में, उतने आपके जॉइंट सेफ रहेंगे। अगर आप श्योर नहीं हो कि आपका फॉर्म करेक्ट है तो प्लीज एक क्वालिफाइड कोच से एडवाइस लें या फिर एक ट्रेनर रखें। एक सेशन में इन्वेस्टमेंट ईयर्स के जॉइंट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब बात करते हैं मसल इम्बैलेंस की। ये एक अंडररेटेड फैक्टर है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। ज्यादातर लोग अपनी एंटीरियर चेन को ज्यादा ट्रेन करते हैं, जैसे चेस्ट डे, क्वाड्रिसेप्स, बाइसेप्स, जबकि पोस्टीरियर चेन जैसे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, रेयर शोल्डर्स और मिड बैक मसल्स को इग्नोर करते हैं। इसी इंबैलेंस की वजह से जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। अगर हिप फ्लेक्सर्स टाइट हो जाएं और ग्लूट्स वीक हो जाएं तो पेल्विस आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है, जिससे कि लो बैक पर अननेसेसरी लोड पड़ने लगता है, स्पेशली जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हो। इसी तरह जब क्वाड स्ट्रांग हो जाते हैं लेकिन हैमस्ट्रिंग वीक रह जाते हैं तो नी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और ACL पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ने लगते हैं। उसी तरह अगर चेस्ट टाइट हो और अपर बैक मसल्स वीक हो तो शोल्डर अंदर की तरफ आने लगते हैं। इससे शोल्डर मूवमेंट डिस्टर्ब होता है और धीरे धीरे इंपिंजमेंट डेवलप हो सकता है। इसका सोल्यूशन है कि आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में पोस्टीरियर चेन को डेलिबरेटली इंक्लूड करें। आपको अपने वर्कआउट्स में पुल मूवमेंट्स को पुश मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आइडली 2:1 रेशो मेंटेन करें। रोमेनियन डेडलिफ्ट्स,
फेस पुल्स, रिवर्स फ्लाइज और बैंड पुल अपार्ट्स जैसी एक्सरसाइजेस नेग्लेक्टेड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जॉइंट्स को सही अलाइनमेंट में रखने में हेल्प करते हैं। अगर आप सिर्फ फ्रंट मसल्स ट्रेन कर रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग लग सकते हो विद द बिग शोल्डर्स एंड द बिग चेस्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने जॉइंट्स को रिस्क में डाल रहे हो। ये मैं रोज ओपीडी में देखता हूँ। बैलेंस ही सस्टेनेबल स्ट्रेंथ का फाउंडेशन है एंड हेंस एजिलिटी ट्रेनिंग, डायरेक्शनल चेंज और कार्डियो बहुत जरूरी है इवन इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर। एक क्विक बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फुटवेयर इन द जिम। ये बहुत सिंपल लगता है बट फाउंडेशन लिटरली यही है। रनिंग शूज में स्क्वाट्स करेंगे और डेडलिफ्ट करेंगे, वो इसके लिए डिजाइंड ही नहीं है। उनकी कुशन्ड हील रेयर फुट इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है ड्यूरिंग लोडेड मूवमेंट्स। ये एंकल, नी और हिप जॉइंट अलाइनमेंट कैस्केड को अफेक्ट करता है। हैवी कंपाउंड लिफ्टिंग के लिए फ्लैट सोल शूज या डेडिकेटेड वेट लिफ्टिंग शूज मोस्ट जॉइंट फ्रेंडली ऑप्शन है। ओनिसुका टाइगर शूज आर वेरी वेरी गुड फॉर वेट लिफ्टिंग। तो इस पूरे डिस्कशन को समराइज करते हैं। वार्म अप करो प्रॉपरली हर सेशन से पहले 8 से 10 मिनट। लोड करो प्रोग्रेसिवली, इंक्रीज करो वेट्स प्रोग्रेसिवली और ईगो को जिम से बाहर छोड़ के आओ। जॉइंट पेन के सिग्नल्स को इग्नोर मत करो और रिकवरी को सीरियसली लो। कोई एक रिकवरी ट्रैकर जैसे कि वूप यूज कर सकते हो। लास्टली, फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसे इग्नोर मत करो। ट्रेनर की जरूरत है तो प्लीज ट्रेनर पे इन्वेस्ट करो। और फुटवेयर मैटर करता है, जिम में अलग होता है, भागने के लिए अलग होता है। ये सब चीजें इंडिविजुअली छोटी छोटी लगती हैं बट जॉइंट्स पे सब कम्युलेटिवली एक्ट करती हैं, एक साथ एक्ट करती हैं। आज की एक गलत रैप या फिर हैवी वेट फ्यूचर की सर्जरी नहीं होगी, बट अगर बहुत साल आप ये गलत रैप्स, गलत पोस्चर्स, हैवी वेट्स उठाते रहेंगे, करेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत इजीली बात वहां तक पहुंच सकती है। अगर आप जिम जाने के शौकीन हैं या फिर बॉडी बिल्डर हैं या आप किसी को जानते हैं जो जिम जाना पसंद करता है तो प्लीज ये वीडियो उसके साथ शेयर करिएगा। दिस कैन सेव हिम और हर फ्रॉम अ फ्यूचर सर्जरी और अ विजिट टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज शेयर इट विद द रेलेवेंट पर्सन।